मेरा नाम अयोध्या प्रसाद गौड़ है और आज मैं आपसे रूबरू हूँ। आज का दिन थोड़ा ख़ास है। हम जब अब बात कर रहे हैं तब हम विश्व पुस्तक दिवस आज है और मेरे आसपास में कुछ ऐसी किताबें हैं जो जिन्हें मैं या तो अभी पढ़ रहा हूँ और या वो मेरी और मेरे सहलेखकों के द्वारा लिखी गई है या जो पुस्तक मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जैसे रॉयल ब्लू है जो मेरी पहली पुस्तक थी। इनके बारे में भी अगर बीच में मौका मिला तो हम बात करेंगे। एक चीज़ और, जिस समय हम बात कर रहे हैं आप अपने सवालों को बात के लिए भी बचा के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है स्क्रीन पर मेरी नज़र ना जाए और आपका सवाल उस लाइन में ऊपर की तरफ खिसक जाए। जब मैं वापस आखिरी 15 मिनट में जब मेरी नज़र ज़्यादातर नीचे रहेगी स्क्रीन की तरफ, तब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सवालों को आगे लेकर आ सकें। तो दोस्तों, ये समय बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये समय जिस समय हम सभी, जैसा मैं बैठा हूँ, हो सकता है आप भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ में बैठे होंगे। और जब बच्चों का साथ, मेरा तो अगर व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपनी बात करूं तो पहला मौका है। कैमरे के उस तरफ भुवन बैठा है, वो ये चीज़ जानता है कि ये पहला मौका है कि मैं घर में उनके साथ में इतने लंबे समय तक टिका हूँ। तो हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। कोरोना का जो हमें एक चुनौती है, और वो चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। कोशिश हम करेंगे, चुनौतियों की बात तो रोजाना आपको सुबह और शाम चारों तरफ से सुनने को मिल ही रही है। कोशिश करेंगे कि हम चुनौतियों की चर्चा ज़्यादा ना करते हुए जो बदलाव आने वाले हैं उनकी बात हम करें, और उन बदलावों की बात करते करते एक मिनट, थोड़ा सा व्यवधान आएगा, मैं शायद उन बदलावों की बात करते करते हम ये भी सोचना शुरू करेंगे कि पेरेंटिंग और जो स्कूलिंग है, जो ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, इसके अंदर आप एक शब्द की तरफ अगर ध्यान दें, वो शब्द बड़ा रोचक है। वो शब्द है एसी, आफ्टर कोरोना। जैसे हम पहले जिक्र किया करते थे कि बिफोर क्राइस्ट, और इस तरीके से हम सन के जो हम साल हैं उनको देखा करते थे। आफ्टर कोरोना अगर हम बात करें कि आज जिस स्थितियों में हम हैं, तो क्या आने वाले समय में जब इस महामारी का प्रभाव कम हो चुका होगा, ये दो जो सेक्टर हैं, ये दो जो फील्ड हैं, ये जो दो पर्टिकुलर हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई करने वाली जो धाराएं हैं, जो हमारे बच्चों से जुड़ी हुई, उनके भविष्य से जुड़ी हुई हैं, उसमें किस किस तरह की चीज़ें, किस किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। मैं आज जब बात शुरू कर रहा था, जब मैं कुछ अपने आप में तैयारी कर रहा था, तब मैं मॉडर्न स्कूल की तरफ से जो कुछ शुरुआती सवाल मुझसे मेरे पास में आए थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था। जैसे गौरी शाह के बारे में एक प्रश्न है, उनके टीवी और मोबाइल से जुड़े रहने की कुछ आदतों के बारे में, आयुष के बारे में है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कार्टून नेटवर्क और ये चीज़ें उनको प्रिय है। सुरभि के बारे में है, जो पढ़ने लिखने के लिए जिनको बार बार कहना पड़ता है। अंश जोशी के बारे में है, जो कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये उनके माता पिता की एक चिंता रहती है। विक्रम सिंह के बारे में है, जो मोबाइल गेम से जिनकी नज़दीकी है वो है। कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हुई भी हैं जिनमें नाम नहीं लिखे हुए थे, जिनमें हमें ये सोचा जाता है कि बच्चे क्यों प्राइवेसी चाहते हैं, क्यों कमरा बंद करके और बैठा रहना पसंद करते हैं। स्कूल के माहौल के बारे में, कक्षा में जब उनको किसी बैक बेंचर्स को या जो थोड़े एक्टिव होते हैं, जिनको मैं कहूँ, जिनको जब ताना मिल जाता है कि तुम सुधरोगे नहीं, तुम बड़े होकर क्या करोगे, जो एक ताने मिलते हैं, वो सही है या नहीं है। दिलीप अलवानी जी ने उन लोगों के बारे में भी मुझे कहा है कि मैं उन चीज़ों को टच करूं, उन बच्चों के बारे में जो समूह बना के, ग्रुप बनाकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि कक्षा का ध्यान भंग होता है और समय खराब होता है। इन सारी चीज़ों को हम लेंगे, लेकिन मैं इससे पहले कि
अपनी बात शुरू करूं। कल जब से ये टॉपिक आया और जब से मैं सोच रहा था कि आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा, मैं कई चीजें सोच रहा था खुद के बारे में। तो धन्यवाद, आपका रिएक्शन तुरंत आ जाता है कि जैसे ही कोई गड़बड़ आप हमें बताएंगे तो इस एंड पर हमें पता चल पाएगा कि कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि इस बारे में, क्योंकि ये भी मेरा पहला अनुभव है फेसबुक पर इस तरीके से लाइव होने का। अब हम वापस शुरुआत करते हैं कि मैं किस तरीके से सोच रहा था खुद की कहानी के बारे में। आपने जैसे देखा, आमिर खान को हमने कई बार बोलते हुए सुना, और 3 इडियट्स में वो एक दृश्य आता है जहां पर बच्चे के पैदा होते ही ठप्पा लगा दिया जाता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मेरे साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ। मैं अपनी कहानी ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिन चीजों के बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, उन चीजों के बारे में ऐसा नहीं है कि मैंने थ्योरी से कहीं पढ़ लिया, या मैं जिन किताबों पे या जो आजकल जो वक्ता होते हैं, प्रेरक वक्ता, उनके वीडियो देख के और मैंने भी ये मानस बना लिया कि इस तरह की आदर्श चीजें हमें कहनी चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव है कि परिवार में जब हमें कहा गया कि तुझे इंजीनियर बनना है, तो मेरी मंशा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरे शौक क्या है, या मेरी अगर उसमें मेरे में कुछ अगर टैलेंट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जिज्ञासाएं किधर जाती है, इस बारे में किसी से राय ली नहीं गई, कुछ पूछा नहीं गया और कहा गया कि तुम्हें बनना है। उस दिन से मेरे ऊपर एक दबाव था, और उस प्रेशर के तहत कि स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा शुरुआती दौर में, क्योंकि जिन चीज़ों को मेरे ऊपर एक तरीके से लादा गया था, मैं उन चीज़ों के लिए टेलर मेड था नहीं। और ये जो जागृति है, ये जो अवेयरनेस है, ये इतनी जल्दी आई भी नहीं। मैंने इंजीनियरिंग के लिए कोशिश की, खूब ट्यूशन किए, जितनी मेहनत घर वाले कहते थे उससे 50% या कभी कभी उतनी भी करके, जिसे पीईटी हम बोलते हैं, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश की कि जो दूसरी गली है, प्लान बी है, उसकी तरफ जाया जाए। देन आई ट्राइड एंड आई पास्ड माई बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी कर लिया। तो घर वाले थोड़े खुश हुए, चलो इंजीनियरिंग नहीं तो उससे नीचे वाली पायदान पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देन आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन जियोलॉजी, भूविज्ञान। जियोलॉजी का सब्जेक्ट, जैसा कि पेट्रोलियम जियोलॉजी भी उसका एक सब्जेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ, उसके पैरेलली, केवल ईश्वर की कृपा एक इतनी हुई कि जो एक चीज़ जिसे बाद में मैंने पकड़ा, लेखन को या आर्ट को, उस सॉफ्टवेयर साइड को, वो किसी न किसी तरीके से, विद्रोह के तरीके से ही जब मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो मैंने तय किया कि मैं क्लास बंक करना शुरू कर दूँ। जयपुर का, जोधपुर का जो न्यू कैंपस है, वहाँ पर मैं बैचलर की डिग्री करने के दौरान, आज अगर मेरे कोई टीचर अगर इस फेसबुक लाइव को देख रहे होंगे तो थोड़ा बुरा मानेंगे कि मैं उनकी क्लासेस बंक करके और लाइब्रेरी की तरफ घूमा करता था। उन दिनों जोधपुर से एक पत्रिका निकलती है, चील, डॉक्टर महेंद्र पटवा जी की। उनका एक नोटिस चिपका हुआ था कि हमें कुछ पत्रकार, कुछ जो कैंपस रिपोर्टर चाहिए। वहाँ से मामला, सिलसिला शुरू होता है। और डिग्री, जहाँ जो कि स्कूली शिक्षा है, जो किताब भी शिक्षा में ले रहा था यूनिवर्सिटी में, उसके पैरेलल एक छोटा सा पौधा साइड में खड़ा होना शुरू होता है। ये वो पौधा था जिसमें मेरी रुचि थी, जिसे मैं भाग भाग करके मेरे कॉलेज टाइम के बाद में मैं किया करता था। और फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि समय हमारे पास में उतना नहीं है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद में जब मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन किया, मुझे वो हॉबी, जिसके लिए मैं छुप के समय निकालता था, जिसके लिए घर वालों की मुझे डांट भी खानी पड़ती थी, जिसके लिए मुझे ये भी कहा जाता था कि इसमें तुम्हें पैसा मिल नहीं रहा है, तुम हर दूसरे तीसरे दिन जाकर और वहाँ लिखने में समय बर्बाद करते हो और मिलेगा क्या तुम्हें? क्योंकि आखिरी सॉल्यूशन क्या है? हम जो ज्ञान या सो कॉल्ड हम स्कूल और कॉलेज देते हैं, तो हम में से कितनों ने सोचा कि ये सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए हम भेज रहे हैं? दिमाग में हमारे चलता है कि रोजगार मिलना चाहिए। इससे एक शब्द लिख दिया, रोजगार परक शिक्षा। बड़ा अजीब सा शब्द आ गया। शिक्षा को हमने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से रोजगार से भी जोड़ दिया। मैं भाग्यशाली था कि
मुझे ऊपर वाले ने वो जो छोटा सा पौधा था वो बाई चांस हॉबी वाला वो मेरे साइड में लगा कर दिया। मैंने उस हॉबी को अपनी जॉब में कन्वर्ट करते हुए दैनिक भास्कर ज्वाइन किया और उसके बाद की कहानी आप में से कई मित्र जानते होंगे कि मैंने पत्रकारिता को आगे बढ़ाया और मैं किसी तरीके से मैं उस अपनी खुशी से जुड़े हुए किसी चीज को जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पाया। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सबके साथ नहीं होता। कोरोना वाला जो एक समय हमें मिला है, इसके बाद में परिवर्तन क्या आने वाले हैं, मैं आपको बहुत थोड़े से शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीजें तो जो जैसे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, स्कूली शिक्षा में तय मानकर चलिए कि बदलाव आने तय है। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने 3 महीने बाद में जो जो चीजें हो जाएंगी। संपूर्ण विश्व कई चीजों के बारे में इनोवेटिव होकर सोचना शुरू कर चुका है और शिक्षा के मामले में आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि आने वाले समय में हमें बहुत तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। शिक्षा के जो क्षेत्र अभी प्रायोरिटी में काफी ऊपर देखे जाते हैं, कुछ नए सब्जेक्ट और साथ में आएंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में कई चीजों की वैल्यू हमें पता चली है। कई जो नौकरी या कई जो हमारे जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो लोग हमें हेल्प करते हैं, कई नए नए हीरो हमें पता चले हैं कि वो हमारी जिंदगी के लिए कितने काम के हैं। R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें या हाउसिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखें, कल के एक अखबार में मैं रतन टाटा जी का एक स्पीच का एक कवरेज पढ़ रहा था, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने लंबे समय तक हमने सोचा नहीं। तो कई नए क्षेत्र हैं जो उभर कर आएंगे। हमें उस माइंडसेट से निकलना होगा कि ये जो हमने सीढ़ियां बना ली ना कि साइंस सबसे ऊपर है, कॉमर्स उसके नीचे है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उससे नीचे हैं। मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कोर्सेज की जानकारी पिछले कुछ दिनों में ले रहा था। उसमें डिजिटल ह्यूमैनिटीज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, जहां पर टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के साथ में मर्ज करके और उसको पढ़ाया जाता है। और शायद हम में से कईयों को पता नहीं कि भारत के अंदर जोधपुर की जो IIT है वो शायद पहला इंस्टीट्यूट है जो कि डिजिटल ह्यूमैनिटीज के अंदर कोर्स ऑफर कर रहा है। और आने वाले समय में हमारे मानवता से जुड़े खूब सारे जो प्रश्न हैं वो उसके जरिए हमें उसके जवाब मिलेंगे। तो पहली चीज ये कि आने वाले समय में शिक्षा पद्धति में सरकार बदलाव करे न करे, लेकिन विषयों में, शिक्षा को देने के तरीके में, इसमें तय है कि बदलाव होगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा उस शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा सा कुछ कहने की। आज हम राग दरबारी एक मेरी बहुत पसंदीदा पुस्तक है आज, क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस भी और मैंने आपको सबको बधाई भी दी। राग दरबारी एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में कई क्रिटिक्स बोलते भी हैं कि उसको वो उपन्यास मानते ही नहीं, लेकिन उस उपन्यास ने जिसने मुझे लिखना सिखाया उसमें एक जगह पर एक संदर्भ आता है। श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है ये उपन्यास। वो लिखते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी वो कुतिया है जिसे हर कोई आता जाता लात मारकर चला जाता है। लात मारने से अलावा ज्यादा हम कुछ करते नहीं, क्योंकि हमारा ये एक बहुत फेवरेट पास टाइम हो गया है। जिसको कुछ गड़बड़ी कहो तो क्या साहब क्या करें, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, ये तय है। लेकिन उस खराबी को सही करने की दिशा में शायद अभी तक कदम बढ़ाया नहीं गया है। 2 या 3 दिन पहले मैं अमीश त्रिपाठी के एक वेबिनार से मैं जुड़ा हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम अभी भी अंग्रेजों के तय किए हुए उस शिक्षा पद्धति को ढो रहे हैं, न जाने क्यों ढो रहे हैं, जिसका हमारी आम जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्होंने उसमें से एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से भारत में अगर हमें कोई पूछे कि ऋतुएं कितनी होती है, तो हम उसके अंदर मानसून ऋतु को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम बताएंगे कि वर्षा ऋतु भी एक ऋतु होती है। लेकिन हमारे कई जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें मानसून नाम की कोई चीज नहीं होती, वर्षा काल का कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि हमने पश्चिम से अपने सिलेबस को, कई पाठ्य सामग्रियों को हमने यूं का यूं कॉपी पेस्ट करने की धृष्टता की, हमने एक कोशिश की, क्योंकि हम मेंटली हमें उस तरह के लोग शायद तैयार नहीं करने थे जिस तरह की हमारे वो करने चाहिए। वर्षा का जो महत्व है वो हम शायद
आज भी उतना नहीं समझ पा रहे हैं जो कि हमारे जैसे देश को, जो मानसून पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसको समझना चाहिए। आज भी इतिहास को हम इतना बुरे तरीके से पढ़ाते हैं कि इतिहास से घृणा करने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, उससे दूर भागने वाले ज्यादा बच्चे होते हैं, वनिस्पत की वो बच्चे जो कि उस इतिहास से प्यार करें और उस इसी इतिहास से न केवल सीखने की कोशिश करें और उसमें आगे कुछ योगदान देने की कोशिश भी करें। गणित एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, विज्ञान एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हमने केवल वहां जिस तरीके से, एक तरीके से जो लोग पहले जो कुछ करके चले गए, हम उनका इतिहास पढ़ा रहे हैं, उस ओरिजिनल जिज्ञासा को आगे बढ़ाने की कोशिश हमने नहीं की। बहरहाल, क्योंकि उन सारी चीजों को हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम दूसरी चीज पे आते हैं, पेरेंटिंग पे। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मुझे थोड़ा सा, आपको एक उदाहरण से शुरू करूं तो शायद मुझे ज्यादा ठीक लगेगा। ये शब्द, इसका मैं हिंदी में या संस्कृत में कहीं मैं इसका अनुवाद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुकेश जी से मेरी आज सुबह बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे एक शब्द सुझाया, लालन पालन या पालनहार। मुझे ये शब्द पेरेंट्स से मिलता जुलता या उसका अनुवाद मुझे नहीं लगा। तब मुझे लगा कि पेरेंटिंग शब्द, क्या ये भी एक फॉल्ट वाला या एक ऐसा शब्द नहीं है जो कि सही मायने में माता और पिता का जो एक बॉन्डिंग होता है, जो रिश्ता होता है अपने बच्चों के साथ में, उसको वो सही अर्थों में व्यक्त नहीं करता। अब इस शब्द के ऊपर नहीं जाता है, इससे जुड़ी हुई जो हमारी जो नेचर है, जो हमारा एक तरीका हो जाता है अपने बच्चों से डील करने का, अपन सीधा उसी पर आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, आप अपने बगीचे में एक पौधा लगाते हैं या कोई माली अपने बाग के अंदर एक छोटा सा पौधा लगाता है, मोगरे का उसने पौधा लेके आया है और उस पौधे को लगाया है, ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पौधा लगाने के बाद में हर रोज सुबह माली उस पौधे के पास में जा रहा है और उसके कान पकड़ के, उसके पत्ते पकड़ के और उसको कह रहा है, देख तेरे को वो जो पड़ोस वाला गुलाब है उसके जैसे लाल लाल फूल देने चाहिए तेरे को, देख तेरे में जो खुशबू है वो ढंग की आएगी या नहीं आएगी, तू ध्यान रखना, कल को तेरे अंदर फूल आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि फूल थोड़े से घटिया आ जाए, देख तेरे को ढंग के आने चाहिए बस, ऐसा वैसा नहीं है। क्या ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता। माली सिंपली करता क्या है, एक माली के होने के नाते his duty is just to provide a supporting environment, just to provide a support system। उसको पानी देना है, या जो प्रकृति, जो अगर माली नहीं भी है वहां, तो प्रकृति भी उस पौधे को रोजाना ज्ञान नहीं देती कि भाई तुम्हें क्या होना है। उस पौधे के डीएनए में जो चीज है, पौधा बाद में वो होगा और वैसा बन जाएगा। हम माली नहीं बन के, हम मालिक बन के काम करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर अपने बच्चों के साथ में। अभी जो मैंने मेरा किस्सा सुनाया, मेरे पेरेंट्स भी शायद मेरा मालिक बनने के चक्कर में उन्होंने मुझे ये तय करने की कोशिश की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए, मुझे उन पैरामीटर्स पे चलने के लिए कंटिन्यूसली पुश करने की कोशिश की गई। जबकि हमें कहा जाता है, सनातन धर्म में तो बहुत अच्छे तरीके से हमें कहा जाता है कि हर बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, मुकेश जी ने आज खलील जिब्रान का भी कहा कि माता पिता सिर्फ वो दरवाजा है जिससे कि बच्चा दुनिया में आता है। इतनी सी भूमिका है, केवल इतनी सी। हम उससे आगे बढ़े तो जब हर बच्चा पैदा होता है, तब वो कृष्ण होता होगा, तब वो आइंस्टीन होता होगा, तब वो कलाम साहब होता होगा, उसमें असीम संभावनाओं के साथ में वो पैदा होता है। दिक्कत आती है हमारे साथ में जो पेरेंट्स हैं, या बाद में आती है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ में। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ हम उसकी उस क्वालिटीज को घिसना शुरू करते हैं, उनको कतरना शुरू करते हैं। किस तरीके से? हमारे सपने तो छोटे से हैं। वो बेचारा जो छोटा सा बच्चा है, उसमें संभावना तो थी कि वो अमिताभ बच्चन बन जाए या गुलजार बन जाए या फिर पिकासो बन जाए या कृष्ण भी बन जाए। संभावनाएं असीम होती है। उसको अगर अपने आप खिलने दिया जाता, उस पर इतने गाइडेड मिसाइल की तरह उसको फॉर्मूला फिट करने की कोशिश ना की जाती, तो हो सकता है कि वो उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन हमने, क्योंकि जो हमारे जो लक्ष्य हैं वो वैसे ही छोटे से थे, हमने छोटी छोटी चीजें जो हमने पड़ोस से देखा, शर्मा जी का बेटा जो एक बड़ा फेमस जुमला हो गया है कि वो पड़ोस में वैसा हो रहा है तो तुम भी वैसा करो। प्रेम सिखाना था,
हमने क्या सिखाया, पहले बार से देखो फर्स्ट आ गया, देखो आगे ले आया, तेरे उतने नंबर उसके इतने नंबर, ये कंपैरिजन होना शुरू हो गया। ये कंपैरिजन धीरे धीरे उस छोटे से मन के अंदर डर भी पैदा करता है, घृणा पैदा करता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ईर्ष्या होती, मेरे में तो होती थी। जिसके ज्यादा नंबर आ गए मेरे लिए मन में वो विलन हो जाता था। मैं मन कोशिश भी करता था कि यार वो बीमार पड़ जाए, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। नोइंगली अननोइंगली ये जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर इंडक्ट कर दी गई, और प्रतिस्पर्धा, घृणा, जलन, मानसिक हिंसा ही है कि अगर मैं किसी के बारे में अगर बुरा सोच रहा हूं, क्रोध, वैमनस्य, शत्रुता, जो भी है, हमारे स्कूल्स, हमारे पेरेंट्स, जिसमें मैं खुद शामिल मानता हूं अपने आप को, नोइंगली अननोइंगली हम ये काम करते हैं। उस कृष्ण को हम मार डालते हैं, उस कलाम साहब को हम बचपन में गायब कर देते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि क्या हम टीचर्स, क्योंकि मैं भी टीचर था, मैंने पत्रकारिता में आने से पहले मैंने पढ़ाया है एक स्कूल के अंदर, हम टीचर और पेरेंट्स क्या केवल डाकिया हैं कि इधर की आज जो टारगेट हैं, जो हमने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, वो इकट्ठे किए और हमारे बच्चों को हमने गिफ्ट किया, देखो ये आइडियल लाइफ होती है, पैसा कमाना, पद ले लेना कोई अच्छा सा, उसको हमने अच्छी लाइफ के कुछ दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जो सेट कर रखे। क्योंकि हम उस बीमारी से हम खुद ग्रसित हैं, तो ये बीमारी हम बिल्कुल शिद्दत से चाहते हैं कि हम दें। और मैं ओशो का एक ऑडियो सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा कि हम सब में हिटलर बैठा होता है, शिक्षक हुआ, इवन बच्चे हैं उसमें भी होगा, वो उसके ऊपर लगाता होगा, अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई के ऊपर अपनी थोड़ी बहुत धौंस या अपनी जो ताकत है वो आजमाता होगा। मुझे चाहिए होता है कि मैं किसी के ऊपर, ये वाली चीजें हैं जो मैं चीजें चाहता हूं की जाए, तो हम, अगर पत्नी अगर थोड़ी सी अपने आप को एक कदम आगे पाती है तो वो पति के साथ में वो हिटलर शाही कर सकती है। पति अगर एक कदम अपने आप को पाता है अहंकार के रूप में, या ईगो थोड़ा सा उनका ऊंचा है, तो वो कर लेंगे, दोनों मिलकर बच्चों के ऊपर कर लेंगे। ये चीज आगे से आगे रिले रेस चलती रहती है। केवल शिक्षा का मायना जो उन्होंने बताया वो मुझे बड़ा पसंद आया। ओशो ने कहा कि शिक्षा हमारी जानकारी में एक वो चीज है जो हमारे को जिंदगी में, दो कंपैरिजन अगर आपके पास में कभी आए तो हायर वैल्यू क्या है। दोस्तों आपको भी पता है, जब से हमने समझ पकड़ी तब से लेकर आज तक हमारी जिंदगी हमेशा दो चॉइस में से एक चीज को चुनने की कहानी होती है, उसका कंपाइलेशन होती है। जैसे आप सब यहाँ देख रहे हैं, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले आपको यहाँ आना है या नहीं आना है, ये आपकी चॉइस थी। आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं देखूंगा, तो इसलिए आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले, बाद में आपके सामने चॉइस होगी कि आप इसमें क्विट करना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब से हम जागते हैं, जागकर हम तय करते हैं कि हाँ, हम अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स के रूप में या शिक्षक के रूप में केवल अगर उतना हम उसको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, माली बन के रहे, मालिक बन के न रहे, सपोर्ट सिस्टम देना है उसको, केवल इतना सा बताना है कि तुम्हें जो जो चीजें बेसिक चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है। अपनी जिज्ञासा को मरने मत दो। सवाल मेरे को भी भुवन, जो कैमरे को उधर बैठा है, भुवन खूब सवाल पूछता था, और अभी तो स्थिति है कि इसके कई सारे सवाल हैं, मेरे पास में जवाब नहीं होता, लेकिन मुझे उसमें शर्म नहीं है कोई, क्योंकि अच्छा है, मैं अगर इससे वापस डिस्कस करूंगा तो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरी भी एनरिच हो जाएगी। गारंटी कहीं नहीं होती कि आपको हर सवाल के जवाब आने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चा सवाल पूछ रहा है उसके सवालों की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए। ये जैसे जनरली कई बार हुआ करता है। तो शिक्षा मेरे हिसाब से वो है जहां पर पेरेंट्स के रूप में या टीचर के रूप में हम एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट देते हुए, उनको, उनकी जिज्ञासाओं को यथावत रखते हुए, उनके अगर कोई अंदर कोई टैलेंट है उसको पहचानने में उसकी हेल्प करते हुए भी हमें, अगर हमें लग रहा है कि इसकी रुचि संगीत में है, तो सीधा उसको इंडियन आइडल बनाना है, या उसको उसमें हम अगर हम उसकी उच्चाकांक्षाओं के लिए अगर पुश करेंगे कि जिस फील्ड में तू जा रहा है उसमें तेरे को टॉप लैडर पे ही जाके खड़ा होना है, तो फिर हम उसके अंदर के कलाकार की, उसके अंदर के वैज्ञानिक की हम हत्या कर देंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि
आफ्टर कोरोना इरा में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ह्यूमैनिटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट आपके लिए वापस महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमने चारों तरफ देखा है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पर्यावरण को बचाए रखना कितना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि हेल्थ सेक्टर में रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है वो कितना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि आयुर्वेद हुए, योगा हुए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना ये कितना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि अभावों के अंदर भी जिंदगी हमें आगे चलकर बितानी पड़ सकती है। तो जो हमारा मानसिक जो मजबूती है, बॉडी माइंड सोल के लेवल पे, हम ये जो तीनों जो हिस्से हैं, मन बुद्धि और काया, इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अगर हमें अस्तित्व को बचाए रखना है, इन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च होनी, उन चीज़ों को जो हमारे भारतीय संस्कृति की पुरानी चीज़ है। आज सुबह हमने राजस्थान पत्रिका का एक आर्टिकल पढ़ा कि नमस्कार और हाथ जोड़कर जो अभिवादन करने की चीज़ है, वो अमेरिका में उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि अब आप दूसरी चीज़ों को बंद करें और ये तरीका करें। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमें हमारे जो पूर्वज जिस ज्ञान को छोड़ गए हैं, और पूर्वजों ने कहा भी था कि केवल इस ज्ञान को देख के रट लो, वहां मत रुको। हमें खुशी होगी कि आयुर्वेद के 10 सिद्धांत हैं, उनको चुनौती दी जाए, उनको चुनौती देने वाला कोई बच्चा पैदा हो, रिसर्च करे और नई चीजों को लेकर आए। तो आने वाले समय में इन सारी चीजों के ऊपर काम बढ़ेगा। आने वाले समय में नई नई विधाएं डेवलप होंगी। आने वाले समय में हम उन चीज़ों, जीवन के सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट की तरफ भी हम देखना शुरू करेंगे। एक चीज़, इनोवेशन की जीत होगी। आज की तारीख में लोग कई सेक्टर का नाम लेते हैं। जिस सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसके बारे में भी लोग तरह तरह की आशंकाएं जताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। चुनौतियों का सबसे प्यारा पक्ष ये होता है कि चुनौतियां आपको एक मौका देती है कि आप इनोवेट करें। चुनौतियां आपको मौका देती है कि आपके सामने, आपके अस्तित्व के ऊपर क्योंकि सवाल या निशान लग चुका है, तो आप कुछ अगले युक्ति की तरफ जाएं, कुछ ऐसा करें कि आपका अस्तित्व बना रहे। तो क्यों जिन सेक्टर्स के सामने लोग कह रहे हैं कि एविएशन हुआ, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या टूरिज्म हुआ, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हुई, उनके बारे में लोग कहते हैं, रियल एस्टेट हुआ, कि उसके बारे में चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भी हमारे पास में लोग चाहिएंगे। उन चुनौतियों का जवाब देने के लिए भी हम में से ही कोई ना कोई लोग आगे आएंगे। इंडिया के पास में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में मैन पावर बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, बाकी देशों की मैं क्योंकि इतनी जानकारी अभी शेयर भी नहीं कर सकता, उस विश्लेषण को भी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भारत के बारे में जो जो विश्लेषण सामने आया, जो मैंने अपने सामान्य ज्ञान से या सामान्य बुद्धि से मैंने सोचा है, ये तय मान के चलिए कि आने वाली जो एक शताब्दी, आने वाला जो समय है, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से, हमारा जो माइंड सेट है, जिस तरीके से हमने, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो नया सीखने की हमारी ताकत है, हमारा जो स्पेशली मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं समाज का, उसकी जो ताकत है। आज बाकी आप सोचिए कि अपने अपने घरों में बंद रहकर हम कई देशों की कहानियां सुनते हैं जहां पर सुपरमार्केट को खोला गया और वहां लूट हो गई। हम कई देशों की कहानी, जिसमें अमेरिका की भी हमने कहानी कल परसों मीडिया में देखी कि वहां पर लोग सड़कों पर उतर गए लॉकडाउन का विरोध करने के लिए। लेकिन ये क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कारण हुआ? नहीं। यहाँ का आम आदमी अभी भी अपने आप को संयंत्र तरीके से अपने जीवन को चलाने में और अपनी लिमिटेड आवश्यकताओं के बीच में भी अपने आप को बनाए रखने के लिए उतना लचीला है। ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे डीएनए में है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में हमारे लिए काम की सिद्ध होंगी। हमारा जो भारतवर्ष का जो आने वाला समय है वो बहुत क्योंकि अच्छा रहने वाला है। बीच की जो चुनौतियां हैं, जो हमारा इस वायरस के बाद में कोई गारंटी नहीं है कि फिर कोई दूसरा वायरस नहीं आ जाएगा, तो उन सारी चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जो समाज आगे बढ़ने की कोशिश में है, ये तय मान के चलिए कि हमारा समाज उस कोशिश में है। बाकी आप क्या मानते हैं कि विद्युत कर्मियों से लेकर और पुलिस और डॉक्टर या जो दूसरे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, या जिनका भी नाम हम लें, जो कि फील्ड में पत्रकार बंधु हैं हमारे, सारे के सारे इस तरीके से, क्या उनको ऊपर से कोई डायरेक्शन आया हुआ था? लेकिन सब अपनी जान को हाथ पे लेके निकल पड़े हैं। तो आने वाले समय में कई ऐसे फील्ड आएंगे जहां करियर
करियर शब्द मुझे भी अगेन एक गाली लगता है। मुझे लगता है जहां हमारे लोग अपनी प्रतिभाओं का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो मैं वापस उसी चीज पर आता हूं, पेरेंट्स होने के नाते पेरेंटिंग का एक मुख्य जो एक हमें लगता है एक सूत्र है, जो एक फॉर्मूला है, वो ये है कि हम बच्चों के साथ में मालिक जैसा व्यवहार न करें, माली जैसा व्यवहार करें। अगर वो मोगरे का फूल है, अगर वो पुष्पित पल्लवित उसी तरीके से होना है, तो उसे रोज रोज बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुझे बड़ा होकर लाल फूल देना है, तुझसे गुलाब जैसी सुगंध आनी चाहिए। ऐसा करने से ना तो ढंग का मोगरा हो पाएगा, ना ही वो गुलाब बन पाएगा। और ये गलतियां हम आसपास अपने आसपास करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर आता है, बच्चों के जो रिएक्शन है उसके ऊपर आता है। बच्चों का जो हमारा अगर हम देखें कि जो समस्याएं सामने आई थी, मैं एक दो चीज़ केवल आपको बताकर, और इसमें हम हो सकता है कि 5:32 हुए हैं, तो अभी मेरे पास में 10 मिनट का और समय है कि हम किस तरीके से इस पेरेंटिंग के जो 2 या 3 सूत्र हैं उनके बारे में मैं बताऊं। हम अगर शिक्षा को, बच्चे अगर आपके दूसरी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, या फिर कॉलेज जाने की तैयारी में है, एक एफर्ट करके दिमाग का जो फॉर्मेटिंग होता है ना, जो सोच हमारी चल रही है, उसमें अगर एक एफर्ट करके आजीविका से नहीं बल्कि जीवन से अगर जोड़ने की कोशिश करें, आप सोच के देखें कि जो बच्चा अभी दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में या 5वीं में या 8वीं में या 12वीं में है, क्या उसकी ये शिक्षा उसकी आजीविका से, उसकी लाइवलीहुड से नोइंगली अननोइंगली तो नहीं जुड़ रही है। दूसरी चीज, अभी समय है, अगला 10 दिन एटलीस्ट 12 दिन लॉकडाउन का है। इस समय का सदुपयोग करके कोशिश करें कि बच्चों के साथ में समय निकाल कर, क्योंकि मुझे कई बार कहा जाता है कि बच्चे टीवी के सामने या फिर मोबाइल के सामने जुटे हुए रहते हैं। एक जो आप टीनेजर बच्चा है या उसी के आसपास की उम्र का जो बच्चा है, उसके सामने 2 या 3 वर्ग होते हैं अगर आप देखें मोटा मोटा, जिनके साथ में उसका इंटरेक्शन होता है। पहला पेरेंट्स या फैमिली, दूसरा टीचर्स, और तीसरा उसके दोस्त लोग। अगर आप सबसे पहले उस बकेट को देखें जो फैमिली वाला बकेट है, उसमें ज्यादातर उसके साथ में इंटरेक्शन, ज्यादातर बता रहा हूं मैं, सारी फैमिलीज का नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर इंटरेक्शन किस तरीके का होता है। आंख बंद करके आप खुद का बचपन भी सोच लें और अभी जो बच्चे हैं उनका बचपन भी सोच लें। वो इंटरेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, इतनी देर हो गई है, पढ़ाई हुई नहीं, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे को कुछ होता नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। मुझे वापस सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट में मैंने एक उक्ति पढ़ी थी, वो मुझे याद आती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसमें उसकी लिस्ट थी, लेकिन सबसे एंड में कहा गया था कि माता पिता अपने बच्चे के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो एक चीज करनी चाहिए उनको, वो ये कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो पात्र है, जो बकेट है, उसको भर के रखें। आत्मविश्वास या आत्मसम्मान जो बच्चे का होता है उसको टूटने न दें। एक छोटा सा किस्सा मुझे फिर अभी मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था, टोस्ट मास्टर जो ग्रुप होते हैं उसमें फाइनलिस्ट का एक लेक्चर मैं देख रहा था, और मुझे बड़ा उसमें एक किस्सा पसंद आया। वो कहता है कि मेरा 3 साल का बच्चा है और उसकी आदत है कि वो दीवार के ऊपर कुछ न कुछ चित्रकारी करता रहता है। मैंने पहली बार देखा, मैंने उसको कहा, क्या करते तुम, पागल हो तुम? उसने मुझे देखा और मैं चला गया। अगले दिन मैंने फिर देखा तो फिर लगा हुआ था, और इस बार मेरी तरफ देख और रहा था। वो समझ गया कि कोई भी, न्यूटन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप किसी चीज को जितना शिद्दत से, जितना मजबूती से दबाने की कोशिश करेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वहां से भले वो बच्चा है तो भी वो अपने तरीके से रिएक्ट करेगा, वो आंखें तरेर के करेगा, वो सामने बोलकर करेगा, वो आपकी बात को नहीं मानकर। क्योंकि किसी को भी, हम ह्यूमन बीइंग जो है वो बने इस तरह के, हमें डांटा जाना, हमें फटकारा जाना पसंद नहीं आता है। हम मौके ढूंढते हैं उस चीज से रिएक्ट करने के, तुरंत कर देंगे या बाद में करेंगे, जब कभी करेंगे, लेकिन करेंगे। वो आदमी, वो जो स्पीच में वापस बोलता है
कि मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने बेटे को गलत तरीके से कहा। अगली बार जब वो कर रहा था, उसने उसको बुलाया, उसको कहा देखो बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और भी अच्छी चीज़ें हैं। इस चीज़ को उसके आत्मसम्मान से जोड़ा कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे को अलाउ करता है तुम ये वाली चीज़ें करो, तुम तो बड़े बच्चे हो गए हो। वो कहता है कि उसके बाद में उस बच्चे ने ये चीज़ करनी बंद कर दी। हम हर चीज़ को जिस तरीके से कहते हैं, जिस तरीके से हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्टेप बैक लें और हम देखें कि क्या हम उस जगह होते तो हमें वो चीज़ ठीक लगती। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि कोई चीज़ आप काम करने के लिए एक बार आपने कहा, आपने देखा कि हो नहीं रहा है, दूसरी बार आपने कहा, पढ़ाई का कहें, किसी दूसरे काम का कहें, आपको लगता है कि यहाँ पर ये कोई चीज़ है वो बार बार बिखेर दी जाती है, एक बार कहा नहीं मान रहे हैं, दूसरी बार कहा नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। उनके साथ बैठकर हम सोच सकते हैं कि क्या ये काम हम दोनों मिलकर साथ कर लें, क्या अपन देखें कि ये कैसे होता है, इस प्रोसेस में मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं, हो सकता है तुम्हें मिले। मोबाइल और टीवी वाला चीज़ है। मुझे लगता है कि बच्चों को हैप्पी सराउंडिंग चाहिए। जैसे मैं आपको कह रहा था कि पहला बकेट है जहां पर उसको पेरेंट्स या घर परिवार से ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। दूसरा बकेट भी मोर और लेस ऐसा ही होता है, टीचर्स का। टीचर्स पे मैं टीचर्स को ज़्यादा गलत इसलिए नहीं मानता क्योंकि टीचर्स वैसा ही करते हैं जैसा पेरेंट्स चाहते हैं। मैं खूब सारे स्कूल्स के मैनेजमेंट से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और मैनेजमेंट की जो मजबूरी होती है वो ये है कि पेरेंट्स अनावश्यक प्रेशर डालते हैं। पूरी तरीके से आके कहेंगे आप इसको डांटते नहीं हो, आप डांटो इसको। भाई साहब 4 घंटे वो बच्चा रहता है वहाँ पे, 20 घंटे तो दूसरी जगह रह रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमता फिरता भी है, दूसरे भी करता है, लेकिन वो जो 4 घंटे हैं हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस लॉट को, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बच्चे जो हैं इस उम्र के, टीनेजर तक के, तो कम से कम 13 साल 14 साल तक के बच्चे अपने टीचर्स की बात तुरंत मानते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण, या हो सकते हैं कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जिनको वो जो अंदर का जो हिटलर है उसको जगाए रखने की जिनके मन में इच्छा रहती होगी, क्योंकि वहां से भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो वो जो रिबेलियस छोटा सा बच्चे के अंदर बैठा है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, वो फन उठाना शुरू करता है। वो कहता है ठीक है मैं भी बताऊंगा आपको कि मैं किस तरीके से नहीं करता। उसकी क्रिएटिविटी के बारे में शायद पूछा नहीं जाता है, उसकी हॉबी क्या है वो पूछा नहीं जाता, उसकी जिज्ञासाएं क्या क्या है वो हम दबाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा वो आइंस्टीन था या कृष्ण थे, हम उनमें पॉलिश कर करके या घिस घिस के उसकी चीज़ें हम उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे सपने हैं वो तुम पूरे करने की कोशिश कर लो, तभी तुम्हारी जीत है। तीसरा जो वर्ग है वो बड़ा प्यारा है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, परिवार हुआ, टीचर्स हुए, और तीसरा आता है फ्रेंड्स। ये बड़ा प्यारा ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जो इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, ये वो ग्रुप है जो उससे उम्मीदें नहीं रखता, ये वो ग्रुप है जो कि जहाँ पर शेयरिंग बिना जज किए हुए, अगर मेरा बेटा कुछ आके मुझे कुछ बताता है तो मैं तुरंत अगर उसको डांटने की कोशिश करता हूँ या मैं जज करता हूँ, जो हुआ तो हुआ क्यों, तुम अब तो मुंह लेके आए। अगर वो मेरे को आके कहता है मेरे 20 में से 5 नंबर आए, तो रादर देन कि मैं दोस्त की तरह कहूँ यार चल मजे करते हैं, ठीक है अगली बार आ जाएंगे, इसमें भी कलेजा चाहिए। लेकिन दोस्तों वाला वर्ग ऐसा है जहां पर उसको ये कंफर्ट जोन मिल रहा है, तो क्योंकि उसे हैप्पी सराउंडिंग चाहिए। हम सबकी एक आदत होती है, फॉर गॉड से ये तो मान ही लेंगे कि हमें कौन ऐसा है जिसे हैप्पी सराउंडिंग नहीं चाहिए। तो जब मैं आपको कह रहा था कि मालिक बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं, तब एक चीज उसमें ऐड होती है कि केवल जो खाना हुआ या फैसिलिटीज हुई, जो बेसिक जो आप जो देते हैं किसी बच्चे को, वो तो आप देंगे, वो तो दाना पानी है ही, किसी पौधे को पनपने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो तो आप देंगे। एक मैंने आपको कही थी कि उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मसम्मान का जो कटोरा है उसको भर के रखें, जब तक वो बड़ा हो जाए तब तक भी भर के रखें। और तीसरी चीज़ है उसको हैप्पी सराउंडिंग देना। मैं फिर एक विचारक की कही बात मुझे याद आती है कि पूरी सृष्टि के अंदर मनुष्य का बच्चा एक ऐसा है जो सबसे कमजोर होता है। शायद मैंने ये वैज्ञानिक तथ्य है या नहीं मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बात सही है। दूसरे जो जानवर हैं, जो पक्षी है, जो दूसरे हैं, वो अपने बच्चों को जन्म के कुछ दिनों बाद में, कुछ घंटों बाद में या कुछ महीनों बाद में अपने हाल पर छोड़ते हैं। वो अपनी प्रतिभा को, अपने बल को, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को वो खुद टटोलता है, खुद करता है, जीवन के संघर्ष में खुद भागता है। मनुष्य में दूसरी तरफ ये हाल है कि 60 साल का हो जाएगा तो भी अगर उसके माता पिता जिंदा है तो उनके लिए
वो प्रोटेक्शन, वो अपनी जो मालिक की बजाय मालिक बनने वाली जो एक फीलिंग होती है, मैं फिर परिवार की अवधारणा के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन ये एक जो ममाज बॉय वाला जो सिम्टम हमारे यहाँ कई बार महिलाएं हैं वो इस चीज़ को समझती होंगी कि ये क्या चीज़ होती है, ये जो चीज़ है वो हमारे से छूटती नहीं है। ये जो चीज़ है ना कि हम हमारी चीज़ को लादना चाहते हैं अपने बच्चे के ऊपर, उसकी उम्र भले कितनी हो चुकी हो, हम चाहते हैं कि हम करेंगे तो ही सही होगा इसका। हम चाहते हैं कि अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमने इसको देखना, हमने मॉनिटरिंग करना बंद कर दिया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। इतना अनर्थ जनरली होता नहीं। आप जो चिंताएं कर रहे हैं वो आपके मन के अंदर जो बड़ी बड़ी चिंताएं होती रहती है उसके कारण होती है। एक आध बार कोशिश करने दीजिए उसको। फ्रीडम टू फेलियर, असफलता के लिए उसको फ्री करना, क्योंकि असफलता 10 बार आएगी, हो सकता है 11वीं बार सफलता भी आ जाए। हमारी दिक्कत यह है कि असफलता के लिए कोई स्थान होता नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हम कोशिश ये करते हैं कि भाई साहब अगर आप असफल हो गए तो मामला गड़बड़ है, असफलता आनी नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को करके हैप्पी सराउंडिंग पे अपन वापस आते हैं, जो दोस्त उसको दे रहे हैं। हम कहते हैं ना मोबाइल के अंदर वो क्यों घुस जाता है, क्योंकि घर में पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तकें हैं तो आप कहोगे सब पुस्तकों में तो उसका जी लगता नहीं। कभी कभी उसमें से कुछ उठा के कुछ कहानियाँ उसको सुनाने की कोशिश कर लीजिए। आप कहीं रुचि जगाने के लिए कुछ कई बार उससे सवाल पूछ लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी कई ऐसे टेस्ट आते हैं जिससे आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उसकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें उसके सामने रख के, कुछ उसके जो ऑनलाइन आप यूट्यूब पे आप चेक करिए कि आपके बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने के लिए भी कोई ऐसा कोई जांच होती है क्या, कोई टेस्ट होता है क्या, उसके बारे में आप बात करिए। कोशिश करिए कि बच्चे का अगर एक छोटा मोटा भी आपको कोई आर्टिस्टिक कोई साइड, कोई टेक्निकल, जहां उसका मन लग रहा है। मैंने हमारे परिवार के एक बच्चे को किसी दिन पूछा था, यही इसी तरह का एक ज्ञान देते हुए, सेशन देते हुए, मैंने कहा तुम्हारे को जिंदगी में अगर कहा जाए आंख बंद करके कि सोचो 3 चीज़ें कौन सी अच्छी लगती है, तो क्या मेरे को घूमना अच्छा लगता है, मेरे को खाना पीना अच्छा लगता है, मेरे को दोस्तों से बातें करनी अच्छी लगती है। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। कुछ तो ऐसा है जो उसको अच्छा लगता है, कुछ तो जगह ऐसी है जहां जाकर वो वापस जीवंत अनुभव करता है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो खाली बैठे बैठे आप अपने बच्चों से पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और डोंट जज बाय हिज आंसर्स। मन में झटका मत खाइए कि या तो इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कि बाद में जाके उसको आजीविका मिलेगी। आप इस तरीके से खुश होइए कि उसको कुछ तो ऐसा है जिन चीजों से उसको अच्छा लगता है। आप रादर देन कि आप अज्यूम करके चलें सिंगिंग में अच्छा होना चाहिए, या उसको रनिंग में अच्छा होना चाहिए, या उसको अच्छा योगा करना चाहिए, या 2 पास वाले कोई हैं उनकी बच्चे या बच्ची ने मैराथन जीती है तो हमारे बच्चे या बच्ची को भी वही चीज़ करनी चाहिए। अगर उसमें टैलेंट है आप उसको एक सपोर्ट सिस्टम दें। अगर उसमें कोई जिज्ञासा है, उसकी जिज्ञासाओं को खुद शांत करें, या उसको एक ऐसा तरीका दें कि वो खुद उस जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कोई ना कोई सोचना चालू रखे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम नॉरिश करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसका जो एक नेचुरल पोटेंशियल है एक बच्चे के रूप में, वो हम आगे की तरफ ले जा पाएंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम जो कुछ सवाल हैं हमारे सामने, मैं वापस सवाल अब मैं बीच बीच में स्क्रीन की तरफ देखूंगा, तो अगले 10-15 मिनट आप जो सवाल आएंगे, अगर मैं किसी का सवाल चूक जाऊं तो ये जिम्मेदारी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधन में नवनीत जी हैं, मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ सवालों को हम वापस कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज की जो विश्व पुस्तक दिवस के दिन जो एक अच्छी शुरुआत हुई है हमारे घर में बैठ के, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें मैं चूक जाऊँ, जिन सवालों के जवाब मैं आज न दे पाऊँ, हम उनको इकट्ठा करके, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके बच्चे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं केवल उन्हीं से हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बाड़मेर में, क्योंकि ये स्कूल है, तो बाड़मेर के जो पेरेंट्स इस तरह के सवालों पर और 1-to-1 डिस्कशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास में हो सकता है कि सभी सवालों के उतने अच्छे जवाब या सहज सोल्यूशन न भी हों, लेकिन डिस्कशन करने पे हो सकता है कि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो गौरीशा ने जो एक गौरीशा के बारे में, अगर गौरीशा देख रही है तो मैं गौरीशा को मतलब ये कहना चाहूँगा कि बेटा, जो चीज़ें हम कर रहे हैं अभी आपके पास में समय है, कोशिश करो कि अपने मम्मी पापा को पकड़ के और कोई एक काम एक्स्ट्रा उनसे भी करो और उसमें तुम साथ रहो। तुम्हें किताबें अच्छी लगती है, कॉमिक्स अच्छी लगती है, अगर अभी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो एक दिन
पापा को या मम्मी को कहो कि मेरे को इसमें से पेज नंबर किताब खोलो और आप मुझे पढ़ के सुनाओ। फिर उन कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है आप उनको बताओ। कहीं आपको ड्राइंग अच्छी लगती हुई कोई एक चीज़ आप करें, और मेरा नंबर मैं नवनीत जी के पास है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती है कि आपने क्या बनाया, आपने क्या किया, ये डेवलपमेंट क्या हुआ, मुझे देखना है, मैं देखना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है। गौरीशा के लिए एक होमवर्क हो गया, उसकी उनकी मम्मी या पापा अगर देख रहे हैं तो। आयुष को कार्टून बहुत पसंद है, और रेनू जी ने एक चीज़ कही है कि एग्ज़ाम के टाइम में नर्वस हो जाता है। एग्ज़ाम में नर्वस होने का उसका रेनू जी शायद कोई कारण रहा होगा। जैसे मैं तो नर्वस खुद होता था, 2 कारण होते थे मेरे नर्वस होने का। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि साल में गणित मेरे पल्ले पड़ती नहीं थी, और गणित का जो मतलब डर है ना, वो मेरे को इतना हावी रहता था कि वो मेरे दूसरे जो अच्छे सब्जेक्ट है ना उस पर भी वो अपनी शेडो कास्ट करता था। बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज सब्जेक्ट्स इन विच वी आर परफॉर्मिंग गुड। क्योंकि अगर मेरे को कहा जाए तो हमारे को क्या कहते हैं, हिंदी में तो तू वैसे ही तेज है, हिंदी में क्यों कर रहा है, गणित तू गड़बड़ है तो गणित को ध्यान दे। अब दिक्कत ये होती है कि जो मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, जो मेरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, कह रहा है कि मैं तुझे 100% नंबर दे दूंगा, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं। और दिक्कत ये होती है कि हम जिन सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उसके कारण से हम जो सारा का सारा जो सिलेबस है, जो जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर उसको एक डर सा बैठ जाता है। कोशिश करेंगे कि रेनू जी की हम या तो वापस इसकी डिटेल में जाते हुए कि कारण क्या है, एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर क्या उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, क्या इस कारण से गड़बड़ हो रही है। एक तो तरीका ये होता है कि उसको मॉक टेस्ट जो है महीने में शनिवार को उसको बड़े हल्के हल्के से सवाल देंगे, जिन हमारे को भी पता है कि उसको देने में मज़ा आएगा। शुरुआत में 2 या 3 बार अगर 10 में से 10 नंबर आना कोई मतलब उसके आत्मविश्वास के कटोरे को भरने वाली बात है कि किस तरीके से हम उसको ये रियलाइज करवाएं कि नहीं तुम किसी चीज़ में अच्छे हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जिस सब्जेक्ट में वो ऑलरेडी अपने आप को तगड़ा अच्छा ठीक ठाक मानता है या मानती है, उसके कुछ टेस्ट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसको अगर गणित में कमजोर है तो उस तरफ लेके जाए, शायद लगता है कि हमारे को उसका सोल्यूशन मिलेगा। निशा जी कह रही है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो थोड़े से जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, उनके बारे में हम क्या करें। निशा जी जो अभी मैंने बोला शायद मुझे लगता है उसमें से हमारी चीज़ निकल कर आती है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। जो बैक बेंचर्स कहते हैं और जो हठी होते हैं, मुझे लगता है कि इनमें एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है दूसरों से, और वो अपने काम को अपने तरीके से, हटका मतलब ये हुआ कि हम बस करने को तैयार नहीं, जो बॉस आप बोल रहे हो मेरे को वैसे नहीं करना। मैं उसका पॉजिटिव साइड अगर देखूं कि इन बच्चों में थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है, इनको कुछ ऐसे काम में लगाए, या तो उन हटी बच्चों से पूछना पड़ेगा या टटोलना पड़ेगा। ऐसे बच्चे इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे बच्चों को आप बाहर जिसमें घूमना है, जिसके अंदर लीडरशिप टाइप की चीज़ है, जिसमें 3-4 बच्चों के ग्रुप को मैनेज करना है, जिसमें बच्चों की जानकारी जुटा के लानी, जासूसी तो नहीं कर सकते लेकिन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के जो काम है, ऐसी चीज़ों में ये शायद कई बार अच्छे होते हैं। हो सकता है कि आप उनको फिजिकल एनर्जी जहाँ कंज्यूम करने की कोशिश हो रही है, वहाँ उस तरह की एक्टिविटी में, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्व करें, तो उनको आप बदलने की कोशिश मत करें। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हैं उनको वैसा रहने देकर उस धारा को कहीं पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं तो हम वो कोशिश करें। दुर्ग सिंह जी भी है। दुर्ग सिंह जी तो अब मैं दुर्ग सिंह जी को मैं क्या बताऊं। दुर्ग सिंह जी खुद जो जीवन की किताब है उसको अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत रोचक चीज़ कही जिससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ। वो कह रहे हैं किताबें बहुत बोर करती है और मोबाइल स्क्रीन पर ही दिलचस्पी है, किताबों के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं। दुर्ग सिंह जी आपकी बात से मैं 100% इसीलिए सहमत हूँ क्योंकि जब मैं द रॉयल ब्लू लिख रहा था, ये जो किताब मैंने जब लिखनी शुरू की, मैंने जो बाजार में जो मैं किसी दूसरे लेखकों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं मेरे दिमाग में वो हुआ करता था कि मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ तो 7-8 पेज के बाद में क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं उतना अच्छा रीडर नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ, लेकिन यहाँ सबके सामने स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई मतलब मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि मैं अच्छा रीडर नहीं था। और अभी भी मुझे अगर कोई किताब रोचक नहीं है तो मुझे वो अपील नहीं करती।
तरीका यही है दुर्ग सिंह जी कि धीरे धीरे या तो हम जो बीच वाली तरीका है उसकी तरफ आए। दादी की कहानी हमारे को क्यों रोचक लगती थी, रिपीट हो जाए तो भी। झितरिये की कहानी मुझे आज भी अगर मेरी जो दादी है वो सुना दे तो मुझे रोचक लगती है, क्योंकि कहने का प्रेजेंटेशन का तरीका कुछ अलग होता था। तो हम सीधा किताबों पर न कूदे, जो ओरल ट्रेडिशन होते हैं हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, या तो हमारे गवाड़ी में, जैसे हमारे जोधपुर में तो हथाई होती है, हथाई पर जाके तुरंत आदमी बैठ जाता है, उस समय मोबाइल उसको ध्यान भी नहीं आता, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है। यंग जो क्राउड होती है वो भी बैठे बैठे सुनती है, और उस हथाई में एक या दो इंसान ऐसा होता ही होता है जो किसी कहानी को इतने रोचक तरीके से नरेट करता है कि वाह वाह हो जाता है, अरे और बताओ, और किस्सा सुनाओ, भले और गप्पा सुनाओ। धीरे धीरे हम उनको स्क्रीन से हटाकर ये जो ओरल ट्रेडिशन है उसकी तरफ लेके आए, और उसके बाद में कुछ कोशिश करें किताबों की कैटेगरी में नहीं जाए। अगर उसको ऐसी कॉमिक्स जो कि आप सोचे कि यार ये इससे तो उसको ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बार किताब की तरफ तो आ रहा है ना, कोशिश करें कि उस तरफ आ जाए। और हमें लगता है कि आजकल मोबाइल में भी तो ऑडियो बुक आ गई है, आंख खराब करने के बजाय उसको कई बार कहें कि तुम ऑडियो बुक की तरफ कोशिश करो, शायद हो सकता है कि ये, और उसमें आप भी हो सकता है कुछ अच्छा सुझाव आप दे पाएंगे। और पीहू पूछते हैं कि फोकस कैसे किया जाए पढ़ाई में। अब मेरा मानना पीहू जी ये है कि पढ़ाई अगर इतनी इंपॉर्टेंट है ना तो फोकस वाली प्रॉब्लम रहेगी। पढ़ाई अगर हमारे दैनिक जो आनंद करने वाली चीज़ों का अगर एक पार्ट हो जाता है, तो अगर पढ़ाई में रुचि अगर है तो फोकस भी आ जाएगा। मेरी जिस चीज़ में रुचि नहीं है, अभी मैं इतनी देर से आपसे बात क्यों कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के करीब है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं देख के किसी चीज़ को आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे रुचि है। मैं आज भी आप लोगों से क्यों जुड़ा कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे मुझे कुछ सीखने को मिला है। मैं अगले कई दिनों तक इनके सवाल के उत्तर टटोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये सवाल मेरे दिमाग में अटके रहें, और जब कहीं मैं किसी से चर्चा कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से जब चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं इनके जवाब टटोलने की कोशिश करूँ। तो जहाँ पर आपको लगता है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तब तय मान के चलिए कि उस जड़ के अंदर कंसंट्रेशन अगर नहीं है, फोकस अगर नहीं है, तो तय मान के चलिए कि फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर चीज़ में उनकी रुचि नहीं है। दिक्कत यह है कि जब तक शिक्षा पद्धति हमारी बदल नहीं जाती तब तक हमें अंकों का जो सिस्टम है उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसा कहा जाता है ना कि अगर हम स्कूल और कॉलेज से अपने बच्चों को भौंदुई हुए बिना ही निकालने में सफल हो गए, तो उसका तरीका जो मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि उसको साफ कहा जाए कि देखो, तुम्हारी जो रुचि है वो काम हम तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे, लेकिन ये जो तरीके हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर 5 सब्जेक्ट में से तुम्हारे को 2 सब्जेक्ट भी पसंद है तो चलिए हम उसमें इतनी तगड़ी तैयारी करते हैं कि उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें भी हमारी नौका पार हो जाए, इस तरह की हम चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला ये है कि उसकी जो रुचि के सब्जेक्ट अभी जो हम करते हैं उसके 180 डिग्री करते हैं, कि जहाँ कमज़ोर है हम उसको कहते हैं उन चीज़ों पे फोकस कर। मेरा फॉर्मूला उल्टा है, जहाँ वो मजबूत है पहले उसको कहिए उस पर तू पूरा पक्का अपना पॉलिश करके पूरा मजबूत गढ़ मजबूत कर ले। वो 2 सब्जेक्ट तेरे सच्चे साथी हैं, वो 2 या 3 सब्जेक्ट वो हैं जहाँ से तेरी हॉबी भी निकल सकती है। कोशिश करें, शायद हो सकता है जब उसमें एक बार घूम फिर के बात वहीं आती है कि आत्मविश्वास का कटोरा उसका भरना है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम मजबूत कर देंगे। मेरे माता पिता ने, आपको मैं सच बता रहा हूँ, शुरू में जब मैंने बोला तो आपको लगा होगा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर थोपा ये साइंस का सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ उन्होंने हमेशा मुझे करी, मुझे बार बार ये नहीं कहा कि तू करेगा क्या, तेरे ऊपर तो हमारे को भरोसा ही नहीं है, तू जरूर जाके ये कर लेगा, तू तो कहीं किसी काम का नहीं है। जब मैं थिएटर करता था, मैं जब नाटक मेरे शो होते थे तो मेरी मदर और फादर देखने आते थे, उनकी आंखों में पानी आ जाता था, वो गले लगा लेते थे। और मुझे लगता है कि मैं एकेडमिकली कुछ कर पाया था अच्छा, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास का कटोरा वापस भर जाता था, और उस आत्मविश्वास ने मुझे दूसरे जो सेक्टर है, अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, ठीक भी कर पा रहा हूँ, तो केवल और केवल उस आत्मविश्वास के कारण। स्कूली शिक्षा ने, माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, एक डिग्री दी जिसके कारण मुझे एंटर होने में सफलता मिली। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये जो आपके जो सारे सवाल हैं स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मॉडर्न स्कूल को मैं क्यों धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस किताबी शिक्षा से इधर उधर जाकर भी खूब सारी चीज़ें
बच्चों को देने की कोशिश की, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के बीच में आके मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूं। चीज़ें सारी की सारी वो होंगी जिसमें हम उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकें। इसके बाद में पूजा जी कहते हैं कि पूजा जी का एक है कि स्टडी का टाइम टेबल। पूजा जी, टाइम टेबल मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ पर मॉर्निंग का कहा गया है कि सुबह के समय जो पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश ऑक्सीजन ले रहा होता है, सूर्य के साथ में हमारा साक्षात हो रहा होता है, आइडियल टाइम तो वही होता है। मैं भी कोशिश ये करता हूँ, लेकिन क्योंकि हम खुद भी थोड़ा लेट उठते हैं तो मैं कई बार बच्चों को हम किस मुंह से कहें कि आपको सुबह जल्दी जागना चाहिए, करना चाहिए। एक्टिविटी से अगर हम थोड़ा बहुत जोड़ें, टाइम टेबल को बोझिल ना होने दें, उसमें सारी चीज़ों का मिक्स मसाला सा हो, जहाँ उनको ये जो हैप्पी सराउंडिंग है उनको वो भी मिल रही है। आप, क्योंकि यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है इस मामले में, आप जो आपकी ये प्रॉब्लम आती है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ गेम्स हैं क्या जो हम खेल सकते हैं क्या, टाइम टेबल में जब आप कह रहे हैं तो उनको टेबल पर बैठकर केवल तेरे को पढ़ाई करना है। पढ़ाई और भी तरीके से हो सकती है, आसपास नेचर के अंदर घुसाकर भी हम कभी कभी उनको अच्छे सब्जेक्ट बता सकते हैं। बिल्कुल तरीके से आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम टेबल के अंदर सुबह का समय हम किसी एक्टिविटी के लिए या किसी चीज़ के लिए अगर आधे घंटे का भी निकाल पाए तो ये बहुत अच्छा है। बीच बीच के अंदर जो गैप है, आइडियल टाइम टेबल भी हालांकि नेट पे अवेलेबल हो जाता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को एक हैप्पी टाइम टेबल बना सके, जिसके अंदर हैप्पीनेस भी हो, एक्टिविटी भी हो, उनकी हॉबी के लिए भी जगह हो। ज़्यादा कोशिश ऐसा ना करें, थोड़ी देर उसको खुद के लिए भी समय दें, जहाँ पर वो खुद की काम, खुद की चीज़ें करने के लिए स्वतंत्र होता हूँ। बीच में चीज़ें हम छोड़ गए थे। सुरभि के बारे में एक आया था कि बेटा सुरभि, ऐसा लगता है आपके मम्मा को या पापा को कि कई चीज़ें जो होती हैं वो आपको बार बार कहनी पड़ती है। इसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, शायद काउंसलिंग सेशन हो तो हो सकता है मैं अगर सवाल जवाब करूं तो इस बारे में कुछ मैं ज़्यादा बता पाऊं, लेकिन मेरा वापस यही कहना है कि सुरभि की के पास में 2-3 ये सवाल लेके, बेटा तुम्हारे को अच्छा क्या लगता है, बिना कुछ सोचे समझे, तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है, तुम्हें गाना सुनना, तुम्हें डांस करना, तुम्हें खाना पीना, तुम्हें घूमना, तुम्हें बाहर पक्षियों को देखना, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप कोशिश करें कि उन एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाएं। देखते हैं कि इस चीज़ का जो ये हम जो कह रहे हैं ना कि किसी चीज़ को बार बार कहने पर उसको करना पड़ता है, शायद ये जो एनर्जी है वो उधर शिफ्ट होगी तो क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे क्या। अंश जोशी जी के बारे में कंसंट्रेशन वाली बात हम कर चुके हैं, विक्रम जी वाली भी हम कर चुके हैं, और शायद दिलीप अलवानी जी ने जो कहा था एक ग्रुप, उसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि वो ग्रुप है जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और उस एनर्जी को हम किस तरीके से लगाएं ये हमें देखना होगा। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल 6 बजने वाले हैं और लगभग 1 घंटा मैंने आपसे बात की। इस चीज़ को समअप करने का समय आ गया है अब, और मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होके, और जितने भी लोगों ने इसको देखा है, मेरी ये इच्छा रहेगी कि आप किसी भी माध्यम से, वैसे तो मेरा एक पेज है और फेसबुक पे भी आप मुझे ढूंढेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, अपनी प्रतिक्रियाओं से अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं। मैं इतना ना तो ज्ञानी हूँ ना मुझे इतना अनुभव है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं एक अच्छा विद्यार्थी जरूर हूँ। मेरे पास में जो सवाल आते हैं वो मैं दिमाग के कोने में लटका के अटका के रखता हूँ, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ इंटरनेट पे, किताबों के अंदर, और दूसरी तरीके से आप ज़रूर बताएं। विश्व पुस्तक दिवस आज है, मैं वापस उसी चीज़ पे आता हूँ, क्योंकि जिन खूब सारे सवालों का, खूब सारी परेशानियों का जो आप बात कर रहे हैं, किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती है, केवल कहावत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अकेलेपन की साथी भी हमारे को ज्ञान भी देती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से एक दोस्त बन के। बाकी दोस्तों के बारे में हमें शंकाएं हो सकती है, लेकिन अच्छी किताबें जो होती है, तय मान के चलिए कि वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके की तरफ ही लेकर जाती है। और जो मूल मंत्र एक बार वापस दोहराऊंगा कि हमें माली बनकर रहना है, मालिक बनकर नहीं। और जो बच्चे हमारे साथ में, जो जिनको हमारा केवल इतना सा एक दरवाजे की तरह होते हैं, हम उनको इस दुनिया में लाने के लिए उतनी भूमिका तक अपने आप को सीमित रखें। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम परेशान होंगे
हमारा अंदर का हिटलर उतना जागेगा, हम उतना उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन थोपने की कोशिश करेंगे। इसी